नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आरक्षण में भी आरक्षण यानी कि कोटा विद इन कोटा, इसे लेकर यह फैसला सुनाया गया और उसके बाद राजनीतिक तौर पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। हालांकि 1960 से ही इसको लेकर बहस हो रही है, मांग की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस फैसले पर मुहर लगाई तो राजनीतिक तौर पर कई नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी आई। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसे फायदा और किसे नुकसान? क्या इंडिया गठबंधन को फायदा होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से या फिर एनडीए खेमे को? यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा जो मुद्दा है वो आरक्षण से जुड़ा हुआ है और आरक्षण आप जानते हैं राजनीतिक तौर पर कितना हावी रहता है। हर नेता बचने की कोशिश करता है इस जैसे मुद्दे से। तो किसे फायदा किसे नुकसान, ये जानना बहुत जरूरी है। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच हैं, जानने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, किसे फायदा किसे नुकसान, ये बड़ा सिंपल तो नहीं रहेगा बताना, क्योंकि हमारे देश में छोटे छोटे दल भी हैं, बड़े दल भी हैं। तो किसे फायदा एक्चुअली में हो रहा है और इस फैसले से होने वाला है या फिर होगा आगे जो राजनीति चलेगी, या फिर किसे नुकसान होगा, किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो आरक्षण का सवाल रहा है वो हमेशा इस तरह से देखा गया है कि देखने वाला खड़ा कहाँ है। कोई जहाँ खड़ा है उसे वहाँ से 6 दिखेगा और किसी को 9 दिखेगा। बिल्कुल वही फैसला अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। और ये पहली बार है कि आरक्षण के सवाल पर हमेशा बात अगड़े पिछड़े की होती है। दलित समुदाय और जो आरक्षण नहीं पा रहे हैं उनकी होती है। पर ये ऐसा फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो कि राजनीति को एक तरीके से कह लें कि नयापन दे देगा। उसकी वजह है क्योंकि ये जो आरक्षण प्राप्त करने वाला समुदाय है, उस समुदाय के भीतर ही एक नई बहस को छेड़ रहा है। अच्छा, अब बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोटा विद इन कोटा होता क्या है, और क्योंकि ओबीसी को लेकर नहीं है, ये एससी एसटी को लेकर ही अभी ये फैसला लिया गया है, तो जरा उसके थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए ताकि दर्शक जो थोड़ा कंफर्टेबल हो सके इस मुद्दे से, जो लोग नहीं जानते। देखिए, जहाँ तक सवाल आरक्षण का है, हमारे देश में एससी एसटी आरक्षण जो है वो तो संविधान के लागू होने के साथ लागू हो गया था और बहुत ज़्यादा बहस में वो कभी रहा भी नहीं। सामान्यतः ये बात मानी जाती है कि एक इतिहास है हमारे देश में कि एक समाज के वर्ग को सामाजिक धार्मिक कारणों से हमेशा परित्यक्त रखा गया है और उनके लिए आर्टिकल 61 संविधान का ये तय करता है कि सरकार कोई ना कोई ऐसा एक्शन ले जिससे कि वो आगे आ सकें, उनके उत्थान की बात हो सके। और समाज में ज़्यादातर लोगों में इस बात को लेकर सहमति है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर कि भाई इनको आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है। आप इस ऐतिहासिक भूल को करेक्ट करें, इसकी व्यवस्था संविधान में है और इसके लिए सबको ऐसा लगता है कि एक समर्थन देना चाहिए और सब लोग देते भी हैं। तो आपने देखा होगा 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। ये जो व्यवस्था है इसमें तमाम जातियां, जिसको कि सरकार ने तय कर रखा है कि ये अनुसूचित जाति की लिस्ट है और ये अनुसूचित जनजाति की लिस्ट है। दिस इज द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द अदर लिस्ट इज ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये जो जातियां हैं उसमें वर्णित है। समय समय पर कुछ जातियों को जोड़ा जाता है, हालांकि वो अब जोड़ना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कितना बवाल हो जाता है अगर कोई नई जाति जोड़ने की कोशिश की जाती है और ओबीसी में मराठा आ जाए तो कितना बवाल हो जाएगा। ये आप अभी महाराष्ट्र में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ बात एससी एसटी की हो रही है। तो एससी 15% और एसटी 7.5% जो व्यवस्था है उसके भीतर फिलहाल संविधान को झांकने की इजाज़त नहीं है। मतलब आप
वो जो 15% देख रहे हैं उसमें शेड्यूल कास्ट की कौन सी जातियां कितना लाभ उठा पा रही हैं, ये तय करने का अधिकार अभी किसी को नहीं है। संविधान इसमें नहीं जाता है, सरकारें इसमें नहीं जाती हैं। अगर मान लीजिए कि 15% हमने दे दिया, अब उस 15% में ABCD में A को ज़्यादा मिल गया और E को कम मिल गया या D को कम मिल गया, तो इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये अगर ज़्यादा समृद्ध है, दलित समुदाय में ही अगर बेहतर स्थिति है उसकी और वो ज़्यादा प्राप्त कर ले रहा है आरक्षण का लाभ, तो इसकी व्यवस्था नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये तय कर दिया है, और ये बड़ी बात है कि इस तरह से तय हुआ है कि अब सरकारें, राज्य सरकारें ख़ास तौर पर ये तय कर पाएंगी कि इस 15% में कौन से अनुसूचित जाति के लोग हैं, कौन सी जातियां हैं जिनको कि अभी तक आरक्षण का लाभ 75 सालों में कम मिला है, और उनके लिए विशेष प्रावधान वो करेंगी। वो ये तय करेंगी कि ऊपर वाले जाति, जो अनुसूचित जाति के भीतर के ही लोग हैं, उनको ज़्यादा मिला है इसलिए उनको ज़रा कम, और नीचे वाले जो हैं, जो खामोश हैं, जिनके अपने नेता नहीं हैं, अपना नेतृत्व नहीं है, उन जातियों को थोड़ी ज़्यादा प्रश्रय दी जाए। यानी कि आपने एक ऐसी व्यवस्था बना दी, अगर मैं इसको सामाजिक तरीके से समझूं, कि जो शेड्यूल कास्ट के भीतर एक हायरार्की बन गई, जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें कि 4 जातियों में चतुर्वर्ण मॉडल है, उसी प्रकार विदिन द SC, विदिन द ST हायरार्की बन गई, और नीचे वाले जो उसमें होंगे उसके लिए उस दिन की सरकार जो है वो बनाएगी कानून और कहेगी कि देखिए हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये ऊपर वाले जो जातियां हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, ये तो आपको फ़ायदा लेने दे नहीं रही हैं। तो राजस्थान के मीणा हैं, वही सारा IAS उन्हीं के यहाँ क्यों बन जा रहा है? संथाल परगना के संथाल और मुंडा और बाकी के जो ट्राइब्स हैं हो, इनमें क्यों नहीं बन रहा है? तो हम संथालों के लिए, मुंडा के लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। और फिल्टर करने के लिए वो क्रीमी लेयर का एक वो लगाया जाएगा। हाँ, ये वो दूसरी बात हो जाती है। अब देखिए कि जो मीणा समुदाय है राजस्थान का, ये सच है, उनके यहाँ सबसे ज़्यादा IAS IPS हैं, स्टेट सर्विसेज में हैं, थोड़े वो पढ़े लिखे जनजातीय समुदायों में आते हैं तो उनके यहाँ ज़्यादा है। जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के निवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, उनमें अभी शिक्षा कम है, तो उनके अधिकारी भी कम हुए हैं आज तक, उनका राजनीतिक नेतृत्व भी बहुत कम है अभी तक। तो उनके लिए अगर वहाँ की सरकार व्यवस्था करती है, तो वो जो संथाल होंगे, वो जो मुंडा होंगे, वो जो बाकी के ट्राइबल्स होंगे, वो क्या उनके लिए व्यवस्था करने वाले लोगों के पीछे नहीं खड़े हो जाएंगे जाकर? तो ये एक राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए कि कई जातियां हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जाटव है, तो जाटव राजनीतिक तौर पर कितना समृद्ध है, उसके कई बड़े नेता हैं, ख़ास तौर पर बहन कुमारी मायावती, वो बड़ी नेता हैं। अब दूसरे एक सांसद, बड़े नेता, युवा नेता चंद्रशेखर आज़ाद सामने आ गए हैं। प्लस जाटव समुदाय एक मजबूत समुदाय माना जाता है क्योंकि उसके बड़े अधिकारी भी हैं। लेकिन बाकी के जो दूसरे समुदाय हैं, उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनके लिए व्यवस्था करने का अधिकार सरकार को होगा। मान लीजिए योगी आदित्यनाथ की सरकार उनके लिए ख़ास तौर पर व्यवस्था करने लग जाती है, तो जाटव समुदाय तो अलग थलग पड़ जाएगा और ये लोग योगी आदित्यनाथ के पीछे लामबंद होने लग जाएंगे। तो राजनीति ही पूरी बदल जाएगी। आज की तारीख में जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और बाकी जो नेता हैं जो सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं, वो OBC को एक पूरा ब्लॉक मानते हैं, SC ST को एक पूरा ब्लॉक मानते हैं और कहते हैं कि ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, ये सब हमारे साथ हैं। लेकिन इस फैसले ने इस बात की संभावना पैदा कर दी है कि अब दलित समुदाय के भीतर भी अलग अलग लोग होंगे और वो अलग अलग राजनीतिक दलों को सपोर्ट करेंगे। जैसे नीतीश कुमार की जो राजनीतिक धुरी है कि वो एक विशेष वर्ग को, उपवर्ग को लेकर राजनीति करते हैं और उस राजनीति में वो काफ़ी सफल भी हुए हैं। आने वाले दिनों में उसी तरह की राजनीति बड़े छोटे सभी करते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर जो सत्ता में होंगे उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो जो ऐसा वर्ग है
जिसको वो कुछ देकर, आरक्षण का लाभ देकर या फिर उसमें उसको देकर अपनी तरफ कर सकते हैं। तो ये राज्य सरकारों में जो भी होगा, कांग्रेस होगी या फिर बीजेपी होगी या फिर कोई और दल होगा, उसको फायदा होने वाला है। देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। इस तरह का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले से ही नीतीश कुमार ने बिहार में करना शुरू कर दिया है। उन्होंने पहले ही दलित समुदाय में 22 जातियां हैं बिहार में, 21 जाति को वो कहते हैं महादलित और एक जाति को उनकी सरकार कहती है दलित। और देखिए, विभेद हो गया, अलग अलग आपने विद इन द दलित समुदाय ही बंटवारा कर दिया। और जो महादलित हैं वो 21 जातियां हैं और जो दलित हैं वो अकेले पासवान हैं, जो पॉलिटिकली बहुत साउंड हैं, उनका अपना रिप्रेजेंटेशन है, उनके अपने नेता हैं और पासवान समाज के अधिकारी भी हैं, पुलिस में भी हैं। तो इस तरह से वो जाति जो है वो अचीवर के तौर पर सामने आ जाती है और जितने भी लाभ होते हैं वो लेने की स्थिति में है। मान लीजिए कि अधिकारी तो तभी बन पाएगा जब वो पढ़ाई कर पाएगा, लेकिन अगर कोई जाति अभी इतनी कमज़ोर है कि वो अपने बच्चों को ठीक से स्कूल नहीं भेज पा रही है, तो उन्हें महादलित का दर्जा दे दिया नीतीश कुमार ने और महादलित के लिए अलग से व्यवस्थाएं करना शुरू कर दी उन्होंने। तो ये व्यवस्था एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही, वो सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था उन्होंने पहले ही बिहार में कर रखी थी, ओबीसी में भी कर रखी है। ओबीसी एक पूरा मोनोलिथिक ब्लॉक नहीं है बिहार में, ओबीसी और उसी में है अत्यंत पिछड़ा ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, और ओबीसी का ही एक भाग होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अति पिछड़ा वर्ग, नीतीश कुमार का, जिसकी राजनीति अब क्योंकि वो जानते हैं कि जो ओबीसी है उसमें तो यादव सबसे प्रभावशाली है, उसके दूसरे नंबर पर उनकी खुद की जाति नहीं कुर्मी है, बाकी के भी तो जातियां हैं मान लीजिए, तो उनकी आवाज़ तो कोई सुनता ही नहीं है, उनके अपने नेता नहीं हैं। तो मान लीजिए कि ऐसी जातियों के बारे में कौन चिंता करेगा, तो उन्होंने कहा कि हम चिंता करेंगे और बदले में उन जातियों ने उनको वोट देना शुरू कर दिया। और आज की तारीख में जो आप 12-14% वोट की बात कहते हैं, नीतीश कुमार के पास इतने वोट हैं, ये दरअसल वही वोट हैं, अति पिछड़ा के वोट, महादलितों के वोट, जिनको कि वो पहचान करके उनको लाभ देकर उनसे वो वोट ले रहे हैं। नया वर्ग राजनीति में क्योंकि तलाशने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि हमें वोट कहाँ से मिले, क्योंकि कुछ वोट छिटकते हैं, कुछ नया वोट बने। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ही अब कर दिया है कि अब जो राज्य सरकारें होंगी, जैसे मैंने बताया कि राज्य सरकारों को ही इसमें ज़्यादा पावर रहेगी, तो जिसकी भी सरकार रहेगी वो नया वर्ग बनाने की कोशिश इस आरक्षण के थ्रू करेगा और नया जो नई एक आप बता रहे राजनीति चल पड़ेगी, वो इस तरह से चल पड़ेगी। यहाँ देखिए, पहले ये था कि आर्टिकल 341 कहता है कि जी नहीं, आप कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं, संविधान की आर्टिकल 341। अब ये नया इंटरप्रिटेशन आ गया है और नया इंटरप्रिटेशन ये है कि नहीं, आप उस जाति के भीतर जो है जा सकते हैं, उस समुदाय विशेष के अंदर जो विभिन्न जातियों की स्थिति है उस पर बातें कर सकते हैं। देखिए, हुआ ये था कि पंजाब में जो दलित समुदाय में आने वाली जातियां हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो हैं वाल्मीकि और मजहबी सिख्स। वाल्मीकि और मजहबी सिख्स ये मिलाकर के कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा 40-50% हो जाती है, पर आरक्षण तो उनको 15% ही है। तो बाद में क्या किया था पंजाब की सरकार में 2010 में कि 15 में से 7.5% वाल्मीकि और मजहबी सिख्स के लिए तय कर दिया था, कह दिया था कि इनको आधी 50% दे दीजिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा है, तो इनको दे दिया जाए। वो दे दिया गया, मामला कोर्ट पहुंच गया, जो दूसरे आदिवासी अनुसूचित जाति संगठन थे वो पहुंच गए कि देखिए ये जो संविधान की मूल भावना में कहीं अंदर में तो कैटेगराइजेशन की व्यवस्था है नहीं 15, तो ये कैसे कर दिया। हाईकोर्ट ने एकदम रोक लगा दिया कि हाँ आप नहीं कर सकते हैं। वही मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और उसी में ये फैसला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हाँ भाई 50% तो है ये सचमुच में वाल्मीकि और मजहबी सिख्स, तो ऐसे में तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इनके लिए विशेष प्रावधान किया जाए। और उन्होंने कहा कि नहीं, सब कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण बहुत ज़रूरी है। पर देखिए, इसका
नुकसान क्या होगा कि कोई व्यक्ति अगर दलित समुदाय का नेता बनना चाहता है तो लोग उसको उस तरह से नहीं देखेंगे। लोग बोलेंगे नहीं, आप तो जाटव समुदाय की हैं, आप बहन कुमारी मायावती, आप अपनी जाति के हैं, हमारी जाति के तो फला नेता है और हमारी जाति जो है फले पार्टी को वोट करेगी क्योंकि उन्होंने हमें अधिकार दिया, आपने तो अधिकार खुद ले लिया था। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही कि जो लोग ट्रेन के डब्बे में सवार हो जाते हैं उनकी कोशिश होती है कि दूसरे न चढ़ें उस डब्बे में। हमें इस तरह की व्यवस्था करनी होगी कि दूसरे भी चढ़ पाएँ। लेकिन अब इसका राजनीतिक असर होगा कि जो मजबूत दलित समुदाय जातियां हैं उन्हें ये बात नागवार गुजरेगी। और दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आरक्षण को, ख़ास तौर पर जो SC ST आरक्षण है, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम तो नहीं समझ लिया। क्योंकि जब आपने कहा क्रीमी लेयर तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट OBC में बात समझ में आती है, लेकिन जहाँ तक दलित समुदाय की बात है तो यहाँ छुआछूत का क्राइटेरिया था कि आप उनको, जो कि अभी रेस में पीछे हैं और इसलिए भी पीछे हैं, किसी समाज में छुआछूत की प्रैक्टिस भी की जाती है और ऐसा नहीं है कि ये 50 साल पहले 100 साल पहले की जाती थी, आज भी ये व्यवस्था लागू है। तो ऐसे में आप, कोई व्यक्ति IAS क्यों ना हो जाए, कोई व्यक्ति MP क्यों ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि वो मंदिरों में जाते हैं और उनके निकलने के बाद हम लोगों को ये पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने का, टेलीविज़न पर देखने का अवसर मिलता है कि मंदिर धो दिया गया, सफाई कर दी गई गंगा जल से। और इस कारण आदित्यनाथ जी जब आए तो उनका CM आवास पहले धुला गया। हाँ, अब आप सोचिए, आप संत हैं, अखिलेश यादव, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि हम शूद्र हैं क्या, हमें ऐसा ट्रीट हुआ। मतलब बड़ा एग्जाम्पल, कुछ इस तरह का, हाँ, इस तरह का उन्होंने कहा। लेकिन देखिए, ये व्यवस्था जो है, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। बहुत दुख की बात है, लेकिन हमारे समाज में प्रिवेल करता है। तो इसीलिए बहुत से नेता इस बात को लेकर के, खासतौर पर NDA के भी नेता, बाकी विपक्ष के नेता तो नाराज़ हैं ही, कई NDA के नेता भी नाराज़ हैं। आज मैं चिराग पासवान को बोलते हुए सुन रहा था कि वो कैसे असहज हैं और उन्होंने इस फैसले का स्वागत नहीं किया है। उन्होंने क्या कहा है, मुझे लगता है कि वो भी दर्शकों को सुनाना चाहिए। चिराग पासवान ने जो बयान दिया है वो आपको सुनवाते हैं। एक दलित समाज से आने वाले युवा को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित समाज से आने वाले परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं जहां पर संपन्न लोग भी, जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, वो लोग भी जो दलित समाज से आते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो आज भी इस तरीके के भेदभाव को प्रैक्टिस किया जा रहा। तो जब भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा, ये भेदभाव कहीं शिक्षा के आधार पर नहीं हो रहा, ये भेदभाव कहीं आर्थिक दृष्टि से नहीं हो रहा कि भाई आर्थिक तौर पर आप सक्षम हो गए तो अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसा मैंने अपने उदाहरण में बताया कि कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप सब उन नामों को भी जानते हैं। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं जो अगर किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। तो ऐसे उदाहरण आज की तारीख में भी देखने को मिलते हैं। तो जब ये उदाहरण है तो ये दर्शाते हैं कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये आपकी आर्थिक दृष्टि पर नहीं हो रहा, या आप कितने कामयाब हो गए हैं अपने क्षेत्र में उसको लेकर नहीं हो रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी छुआछूत को मानने वाले लोग हैं। और शेड्यूल कास्ट का जब मैंने जिक्र किया, इसमें उन्हीं जातियों को इसमें रखा गया है जो छुआछूत का शिकार कभी ना कभी, कहीं ना कहीं समय के किसी दौर पर रही हैं। तो जी, तो चिराग पासवान तो ये कह रहे हैं, तो अब इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला जाए कि NDA में भी इस बात को लेकर सब खुश हैं या सब दुखी हैं? ऐसा नहीं है, मिक्स रिएक्शन। NDA की तरफ से अभी तक रिएक्शन आधिकारिक तो आया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बोला नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ बोला नहीं है। बाकी के दल जो है कहना शुरू कर चुके हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, ये दलितों को बांटने की कोशिश है, ये गलत है। और चूंकि वो बांटने का दर्द क्या होता है, ये चिराग पासवान की पार्टी तो बिहार में झेल रही है, उन्हें दलित कहा जाता है और तमाम बाकी 21 जो जातियां हैं
दलित समाज की, उनको महादलित कह दिया जाता है। तो वो अब हुआ कि अपने करियर की शुरुआत में रामविलास पासवान उनके पिता और बड़े दलित नेता थे, वो दलित समाज के नेता हुआ करते थे। लेकिन जब से ये हो गया कि एक दलित होंगे दूसरे महादलित होंगे, तो वो केवल पासवान समाज के नेता रह गए। सब यही बात करते हैं कि पासवान समाज का इतना परसेंट वोट हो गया। हाँ। बस इतना ही। लेकिन वो दलित समाज के प्रतिनिधि नहीं रह गए। शुरुआत उन्होंने उसी तरह से की थी। जगजीवन राम बड़े नेता, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, लेकिन मीरा कुमार की राजनीति में वो रविदास समाज की प्रतिनिधि बन करके रह गई। बहन कुमारी मायावती जाटव समाज की प्रतिनिधि बन करके रह गई। तो इस तरह से अगर आप वर्गीकरण कर देते हैं तो सिर्फ जाति विशेष के नेता बनकर आप जब रह जाते हैं तो आपकी क्षमताएं सीमित हो जाती हैं। अच्छा, नए नेताओं को मौका भी मिलेगा, नए समाज से जहाँ बिल्कुल वाले नेताओं को मौका भी हाँ। अब मान लीजिए कि बिहार में पासवान समाज का नेता तो हमें पहचान में आ जाता है तुरंत। वाल्मीकि समाज का कौन नेता है? रविदास का कौन नेता है? कौन दूसरे जो दलित समुदाय की जातियां हैं उनका नेता कौन है? ये तो अच्छा हुआ ना, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। और कोई प्रतिनिधित्व करेगा तो समाज का उत्थान होगा। मतलब ये सामान्य तौर पर तो ये बात मानी जा सकती है। समाज का उत्थान ज्यादा जरूरी है, प्रतिनिधि बने ना बने, समाज का उत्थान इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है जिस आदर्श स्थिति की कल्पना सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अब सियासत यहाँ हो जाएगी और नए नए जो नेता पैदा होंगे वो एक ही तरफ तो सपोर्ट करेंगे नहीं। तो जैसे चिराग पासवान आज एनडीए के साथ हैं, हो सकता है कि कल को कोई और बड़े नेता निकले और वो पता चला कांग्रेस की तरफ है। ओबीसी में क्या हुआ? यही तो हुआ ना, यादव समुदाय और कुर्मी समुदाय ये दोनों लीडर रहे। यादव समुदाय के खिलाफ कुर्मी समुदाय ने एनडीए का दामन थामा और पिछले 17-18 सालों से उनका मुख्यमंत्री है। जब ये ओबीसी की राजनीति यादव और कुर्मी में चल ही रही थी कि उसी बीच कुशवाहा समाज भी खड़ा हो गया और इस बार आपने देखा कि कितने प्रोमिनेंटली उनके जात के लोगों को वोट मिले। और उसके अलावा देखिए अब सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी, मलाह समाज जो फिशरमैन का समाज है वो भी खड़ा हो गया। और इसी प्रकार आप देखते हैं कि वो वहीं खड़ा नहीं हुआ, निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में भी आ गई है, राजभर अलग से पार्टी बन गई। तो विद इन दी ओबीसी जो है आप कितनी जातियां और उतनी ही पार्टियां और उतने ही नेता निकलते चले गए और एकदम गड्ढम-गड्ढ ओबीसी की पॉलिटिक्स में आ गया। तो कुछ उसमें चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, कुछ कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन में। अभी लार्जली दलित समाज में इस तरह से नहीं था, लेकिन इस फैसले के बाद इस बात की संभावना बढ़ जाती है। और अगर ये हो जाता है, जो कि अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगा ही, अगर मान लीजिए कि सरकार जो है एक कोई अध्यादेश ला करके इस फैसले को ख़त्म कर देती है और फिर एक नया कानून लेकर के आ जाती है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, तो बात अलग है। वो कानून भी हो सकता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब स्टैंड ले चुका। और कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट की नहीं चलती है, जैसे 9th शेड्यूल में कोई बातें हैं या बाकी तो हर जगह जो है सुप्रीम कोर्ट का दखल हो सकता है। सरकार कोई भी कानून बना ले वो उसको खारिज कर दे सकती है, रिव्यू करने का अधिकार है उनके पास अधिकार है। तो अब ये तो दलित समाज में हो गया। ओबीसी समाज में भी इस बात की संभावना है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। जी रोहिणी कमीशन उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच गई है। और रोहिणी कमीशन में है क्या, वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस थी, उन्होंने उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ये आकलन कीजिए कि ओबीसी समुदाय के भीतर कौन ज़्यादा लाभार्थी रहा है, कौन कम लाभार्थी रहा है। और उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि कुछ ही जातियां हैं शुरुआती 4-5 जिनको सबसे ज़्यादा लाभ ओबीसी रिजर्वेशन का मिला है, जो साल 1993 में लागू हुआ था। आज मान लीजिए कि करीब करीब 30 साल पूरे हो गए हैं। तो उनका अनुभव क्या रहा है, ये सरकार ने उनको मैंडेट दिया था, उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि यादव सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहे हैं, कुर्मी सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहे। अब मान लीजिए इस रिपोर्ट के आधार पर अब भाई सरकार ने अगर इंस्टीट्यूट की थी इंक्वायरी, मोदी सरकार नहीं, रिपोर्ट भी आ गई है कल को, अब तो उसे आधार मिल गया ना, क्योंकि SC/ST के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप सब कैटेगराइजेशन करिए। तो अब वो ओबीसी के संदर्भ में भी सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, मोदी सरकार। और इस तरह से हम देखेंगे कि जो अभी एन ब्लॉक, एक ब्लॉक के तौर पर ओबीसी पॉलिटिक्स चल रही है और वो लार्जली जो है इंडिया गठबंधन के साथ है, उसमें विखंडन आ जाएगा।
और भले ही अखिलेश यादव विरोध करते रहेंगे, पता चला दूसरे जो हैं वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, तीसरे जो है वो किसी और का समर्थन कर रहे हैं, लार्जली इंडिया गठबंधन के भीतर ही केवल ओबीसी रहेंगे, ऐसा पॉलिटिक्स नहीं मतलब रह जाएगा। इस तरह से बदलने वाली है। हाँ, इस तरह से आप पाएंगे कि अकेले सवर्ण समाज मतलब वो विभक्त है और अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है, अभी तक तो यही होता है, ऐसा नहीं रह जाएगा। हर समाज में, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो ओबीसी समाज हो, उसमें एकदम जातियों के आधार पर सपोर्ट कौन किसको दे रहा है वो तय होगा। और दूसरी कि जातीय जनगणना की मांग और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी इसके बाद। और जाति जनगणना आप पहले कराइए, पाइए कि कौन कितना है, और उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि हमें आरक्षण कितना मिला है, हमें कम क्यों मिला है। अगर दरोगा की बहाली होती है, सिपाही की बहाली होती है, तो भाई क्यों ऐसा है कि फला समाज से ही ज़्यादा है। कुम्हार कह सकता है कि हमारे समाज से कहाँ कोई बनता है इंस्पेक्टर, और ये कम होता है, ये बात हकीकत है। जो बार्बर होता है, नाई समाज, वो कह सकता है कि भाई हमें तो नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन हमारा नहीं है। जो रुई ढूंढते हैं, जो रज़ाई और वो सब बनाते हैं, वो समाज भी कह सकता है, दुनिया समाज, कि भाई हमारा कहाँ कोई है। और इस तरह से बहुत सी जातियां हैं जो अनरिप्रेजेंटेड हैं, उनको मौका मिल सकता है और उनकी इस भावना का राजनीतिक इस्तेमाल भी हो सकता है। नहीं, ये तो अच्छी बात है। आरक्षण अगर मिल रहा है तो कुछ ही लोग उसका फ़ायदा लें, ये अच्छी बात तो नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट भी नहीं रहा होगा जिन लोगों ने इस चीज़ को सामने रखा और लागू करवाया। तो अब अगर जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन अब तक नहीं रहा है उनको मिलने जा रहा है, तो इससे राजनीतिक तौर पर भले ही किसी का नफ़ा या नुकसान हो, लेकिन समाज का एक तरह से अगर देखें तो फ़ायदा ही होने जा रहा है। हाँ, कह सकते हैं कि आदर्श स्थिति में तो ये है कि भाई जिसे नहीं मिला है उसको मिले। आरक्षण का देखिए भावना भी तो यही है ना। आरक्षण भी, मान लीजिए सवर्ण समाज के सबसे ज़्यादा अधिकारी थे, वो हलवा सेरेमनी की आपने देखी, वो फोटोग्राफ, तो उसमें ज़्यादा सवर्ण समाज के अधिकारी थे। लेकिन आज से 10 साल बाद ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि 1993 के बाद से, जब से मंडल कमीशन लागू हुआ है, तो तमाम ओबीसी समाज के अधिकारी भी आ गए हैं। तो आपको वो हलवा सेरेमनी में वो आपको झलकेगा कि भाई ये सवर्ण समाज के सारे अधिकारी नहीं हैं, ओबीसी समाज के भी हैं। लेकिन अब ओबीसी समाज में ही केवल एक ही दो जातियों के हैं, या इतनी बड़ी लिस्ट है, हर जाति में से कोई ना कोई है जो ऊपर आया है। दलित समाज में से भी। अब आप ही बताइए कि क्यों ऐसा है कि हम दलित लीडर्स में केवल बहन कुमारी मायावती का नाम जानते हैं। आखिर कोई और दलित समाज से नेतृत्व में आगे क्यों नहीं आ पाया? दलित समाज के नेता तो बहुत हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमने नीतीश कुमार का ही नाम जाना, और यूपी में सोनेलाल पटेल और बेनी प्रसाद वर्मा का नाम जाना कुर्मी समाज से, बाकी जातियों के लोग कहाँ हैं? तो उस स्थिति में आप देखिए तो बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने वाला ये फैसला है। अभी दलित समाज के लिए है, कल को हो सकता है ओबीसी समाज में भी आए, सरकार अगर फैसला ले तो। लेकिन होगा क्या कि पॉलिटिक्स हो जाएगी, और पॉलिटिक्स हो जाएगी, और बीजेपी पता चला कि इन 4 समुदायों को पकड़ लिया, 4 समाजों को पकड़ लिया, कांग्रेस ने इन 4 समाजों को पकड़ लिया, अखिलेश यादव को अलग थलग करने की कोशिश होने लगी। तेजस्वी यादव बोले MY हैं आप, MY ही रहेंगे। तो किसी और ने कहा कि नहीं, कुशवाहा जोड़ लीजिए, MY के यानी कि माइक हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट अब इस तरह से हो जाएगा कि हम 3 जाति लेके चलेंगे, माइक हो गए हम, है ना, कोई कुछ इस तरह से। तो अब बताइए कि अब इस तरह से अगर होने लगेगा तो फिर तो बेसिक आइडिया डिफीट हो जाएगा। लेकिन डर इस बात का है कि होगा यही नहीं। तो अब जो मौजूदा राजनीति चल रही है वहाँ पर भी डिवाइडेशन तो है ही है। अब थोड़ा डिवाइडेशन और बढ़ जाएगा, और जो राजनीतिक दल है, जो नेता है, उनके और माथापच्ची होगी ये आगे आने वाली राजनीति में देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।